हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज है 22 फरवरी 2022। आज से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस विश्व भर में 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में अपनी भाषा संस्कृति यानी कि लैंग्वेज कल्चर के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना तथा जागरूकता फैलाना है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार बांग्लादेश से आया था। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 की थीम की, तो 2022 की थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 निम्न में से किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है शेरशाह। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में शेरशाह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित शेरशाह परमवीर चक्र से सम्मानित विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित मूवी है। ठीक है, जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्रों से खदेड़ते हुए राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। फिल्म 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो बेस्ट एक्टर है रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस हैं कृति सैनन फिल्म मिमी के लिए। ठीक है, साल 2022 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रविवार को मुंबई में आयोजित हुआ है। इसमें दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं रणवीर सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बनी फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। एक्ट्रेस कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को किसके द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है एडिडास। ठीक है, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। ये साझेदारी महिलाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए सशक्त बनाने, महिलाओं को बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने और खेलों में भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। इस गठबंधन के साथ दोनों का लक्ष्य देश भर में आने वाली महिला खिलाड़ियों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए खेल में विश्वसनीयता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है कोल इंडिया को। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, कोल इंडिया को ये सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में दिया गया है। ठीक है, कंपनी को ये सम्मान ऐसे समय पर मिला है जब कोल इंडिया लिमिटेड ने बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले कुछ महीनों में कोयला उत्पादन और आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि कर देश में बिजली संकट की स्थिति नहीं आने दी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर की पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है,
ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक की लेखिका हैं उमा दास गुप्ता। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन जो बुक है इसको लिखा है उमा दास गुप्ता ने। ठीक है, और नियोगी बुक्स पेपर मिसाइल के तहत प्रकाशित की गई है। ये पुस्तक में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के ग्राम पुनर्निर्माण के काम में श्री निकेतन की स्थापना की गई है, जो 1922 में शांति निकेतन में उनके विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का एक विंग है। ठीक है, जिसे एक विश्वविद्यालय शहर के रूप में भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत के करोड़पति परिवारों में 2020 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर 11% की। नवीनतम हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या 2020 की तुलना में 2021 में 11% बढ़कर 4,58,000 घरों में पहुंच गई है। कम से कम INR 7 करोड़ की कुल संपत्ति वाले परिवार को डॉलर करोड़पति कहा जाता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या अगले 5 वर्षों में 30% बढ़कर 2026 में 6 लाख घरों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गौतम सवांग को। आंध्र प्रदेश के DGP गौतम सवांग को अचानक हटाए जाने के बाद 1992 बैच के IPS KV राजेंद्र नाथ रेड्डी को राज्य के DGP के तौर पर नियुक्त किया गया है। रेड्डी ने आंध्र प्रदेश पुलिस के महानिदेशक का चार्ज संभाल लिया है। वो 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। KV राजेंद्र नाथ रेड्डी से पहले गौतम सवांग पुलिस महानिदेशक थे, जिन्हें आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच में 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है साकिब उल गनी। रणजी ट्रॉफी 2021-22 के पहले मुकाबले में मिजोरम के खिलाफ बिहार के साकिब उल गनी ने अपने डेब्यू मैच में ही 13 शतक जड़कर इतिहास रच दिया। साकिब दुनिया के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मुकाबले में यह कारनामा किया है। ठीक है, साकिब ने 405 गेंदों का सामना करते हुए 341 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 56 चौके और 2 छक्के भी शामिल रहे हैं। ठीक है, बिहार क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले गनी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मध्य प्रदेश के अजय रोहेरा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोहेरा ने साल 2019 में अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में नाबाद 237 रनों की पारी खेलकर कीर्तिमान स्थापित किया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। कहाँ पे होगी? तो मुंबई में होगी। मुंबई भारत 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। ठीक है, 2023 के लिए IOC सत्र जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस तरह के पिछले सत्र की मेजबानी भारत ने 1943 में की थी। कहाँ पे? 1983 में की थी, नई दिल्ली में की थी। ठीक है, 2022 में IOC सत्र बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था। नीता अंबानी इस समिति में भारत की प्रतिनिधि हैं। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों से मुंबई को अपनी बोली के पक्ष में ऐतिहासिक 99% वोट मिले हैं, जिसमें 75 सदस्यों ने बीजिंग में आयोजित सत्र में अपनी उम्मीदवारी का समर्थन किया है। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।